आप बंगाल को कब से जान रहे हैं और अब बहुत अच्छा जानते होंगे। हम जो यहाँ बैठकर, दिल्ली में बैठकर जो शब्द बंगाल में के बारे में सुनते हैं वो हमने कहीं और नहीं सुने। तोलाबाजी, प्रधानमंत्री ने बोला तोलाबाजी चलती है, कटपनी चलता है, सिंडिकेट चलता है क्या भाई? ये ऐसा ही समाज है ना, हमारे जैसा ही समाज है ना। वहां ऐसी क्या विकृति आ गई है कि चुनाव जीतने वाला भी हार जीत भी जाए तो भी वहां पॉलिटिकल वायलेंस होती है? देखिए, मैं बंगाल में 2020 नवंबर से प्रभारी नियुक्त हुआ और तब से लेकर मैंने वहाँ पर 2021 का विधानसभा चुनाव देखा, फिर 2024 का लोकसभा चुनाव देखा, बीच में लोकल बॉडी और पंचायत के चुनाव भी देखे। बंगाल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रदेश है, उसके कई आयाम हैं, उसमें बहुत विविधताएं हैं। बाहर से जब हम बंगाल को देखते हैं तो हमें उसकी एक चित्र दिखाई देता है, लेकिन आप जब अगर बंगाल जाएं तो बंगाल कई अलग अलग प्रदेशों की तरह आपको दिखेगा। अगर आप आसनसोल या उस जिस क्षेत्र को रारबंग कहते हैं वहाँ जाएं तो वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। झारखंड से जुड़ा हुआ है, वहाँ की जो विविधताएं हैं वो यहाँ पर दिखती हैं। अगर आप नॉर्थ बंगाल में चले जाएं तो राजवंशी समाज वहाँ पे बहुत प्रभावी है, जिनका बहुत ही ग्लोरियस इतिहास रहा है। आप अगर बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स पर आए तो बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर जो लोग 1971 के बाद यहाँ पलायन करके आए या फिर 1950 के दशक से आके यहाँ पर सेटल हुए, जिनको वहाँ पे विस्थापित या रिफ्यूजीज़ भी कहा जाता है, बहुत बड़ी संख्या में वो लोग रहते हैं और वो मथुआ समाज से हैं जो दलित समाज का एक वर्ग है। राजवंशी भी दलित हैं। और फिर एक कोलकाता जोन जिसको प्रेसिडेंसी कहा जाता है, जहाँ पे बहुत लंबे समय तक अंग्रेज़ों की हुकूमत रही, वो जो एरिया है जहाँ पे लगभग 109 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज कॉन्सेंट्रेटेड है, वो है। तो बंगाल बहुत विविधताओं से भरा हुआ प्रदेश है, लेकिन दिल्ली से जो लोग बंगाल को देखते हैं वो एक दृष्टि से देखते हैं। बंगाल का दुर्भाग्य ये है कि वहाँ पर जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने बंगाल को सिर्फ पीछे खींचने का काम किया। हमारे साथ हिंडोल जी हैं जो इकोनॉमिक विषयों के जानकार हैं, लेकिन मैं कुछ चीज़ों का अगर जिक्र करूं तो वामपंथियों की सरकार के दौरान वेस्ट बंगाल का जो डीजेनरेशन है वो शुरू हुआ और ममता बनर्जी की सरकार ने उसको पूरी तरीके से गर्द में धकेल दिया। लिबरलाइजेशन के बाद का जो दशक था उसमें पूरा देश आगे बढ़ा, लेकिन पश्चिम बंगाल मात्र एक ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसमें नेगेटिव ग्रोथ देखी गई। पश्चिम बंगाल ही आज मात्र एक ऐसा प्रदेश है जहां पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सबसे कम है। यानी पश्चिम बंगाल अन्य प्रदेशों के तुलना में लगभग 40 साल पीछे चल रहा है। यानी 40 साल अगर बाकी प्रदेशों के अनुपात में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तब पश्चिम बंगाल कहीं वहां पहुंचेगा। आप कंपेयर करते हैं इसको हमारे और पुअर स्टेट से, पुअरेस्ट ऑफ द पुअरेस्ट स्टेट से। आप लोग हमेशा कहते हैं कि बिहार पिछड़ा है, पश्चिम बंगाल के आंकड़े बिहार से भी ज़्यादा पिछड़े हैं, ये सच्चाई है। वहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये एक इंडिकेशन है एक ऐसे समाज का जहाँ पे इकोनॉमिक डेप्रिवेशन बढ़ रहा है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध पूरे देश में सबसे अधिक हैं। हेल्थ, एजुकेशन जैसे इंडिकेटर्स में पश्चिम बंगाल देश के बड़े प्रदेशों में 42 लोकसभा सीट्स पश्चिम बंगाल की है, उन प्रदेशों से आप कंपेयर करें तो सबसे पीछे है। लॉ एंड ऑर्डर में सब डेटा की बातें वेरीफाई किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर में, एनफोर्समेंट में पश्चिम बंगाल निचले पायदान पे खड़ा हुआ है। ममता बनर्जी या उससे पहले वामदल जो वहाँ पे था, जो मुस्लिम समाज की बात करते थे या मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, आज अगर पूरे देश में कहीं पर भी मुसलमान समाज सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है तो वो पश्चिम बंगाल है। सबसे कम फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में मुस्लिम समाज के लोग पश्चिम बंगाल में हैं। हर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 1.5 लाख लोग पश्चिम बंगाल से बाहर जाकर रोजी रोटी कमाते हैं।
ये पश्चिम बंगाल की आर्थिक स्थिति है और इसी का जो प्रतिबिंब है वो वहाँ के सामाजिक समीकरणों पे दिखता है। महिलाओं पर हो रहे अपराध हो, चाहे संदेश खाली की घटना हो, चाहे चोपड़ा हो, चाहे आरजी कार में इस महिला डॉक्टर का बलात्कार और हत्या का मामला हो, इन सब के पीछे क्रिमिनल सिंडिकेट्स ऑपरेट करते हैं। आपने तोलाबाजी जिस शब्द से सिंडिकेट शुरुआत भी एक की, शब्द जो हम सुनते हैं बंगाल का। तो ये जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स पश्चिम बंगाल में सक्रिय हैं वो सब इन अपराधों के पीछे हैं।